हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के क्वेश्चंस। ये सेट 1 है और ऐसे ही आपको बहुत सारे सेट्स मिलेंगे 20 क्वेश्चन के लिए। और आपको बस इतना सा करना है कि आप हमारा सेट पूरा देख लीजिए और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके 20 में से ज़्यादा क्वेश्चन, 20 में से लॉट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि 18, 19, इवन 20 तक भी हमारे ही सेट से आपको मिल जाएगा एज इट इज़। और आप अगर हमारा सेट अच्छे से देखते हैं तो बस आपको करना क्या है, आंसर करते जाना है वहाँ पे और आपके 20 में से 20 मार्क्स मैं बनाने की गारंटी लूंगा। बस आप हमारा सेट हमारे साथ बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कर्मठ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कर्मठ शब्द का पर्यायवाची होता है मेहनती। मेहनती होता है कर्मठ शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, यहां पे अगर सिर्फ मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं तो फिर आपके 20 मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, आपको यहां पे मैं पूरा डिटेल बताऊंगा ताकि इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आपको आए तो वो फिर क्या है कि आपको आंसर करने में कभी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले तो कर्मठ के बहुत सारे और पर्यायवाची शब्दों के बारे में सुन लेते हैं। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लें। कर्मठ के पर्यायवाची शब्द होते हैं उद्यमी, मेहनती, परिश्रमी, कर्मनिष्ठ, क्रियाशील, उत्साही, यत्नशील, अध्यवसाय। ओके, अध्यवसायी। अध्यव ये थोड़ा सा टफ वर्ड है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं आपको, अध्यवसायी। ठीक है, तो ये तो इसे सारे पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा हम कर्मठ शब्द के बारे में जानेंगे। कर्मठ शब्द देखिए, कर्मठ शब्द जो है ये कर्म प्लस ठ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। कर्म प्लस ठ। अब ये ठ क्या है? तो ठ है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब ये पहले कर्म हुआ करता था, उसके अंत में मैंने ठ प्रत्यय लगा दिया। तो जब ये कर्म था तो इसका अर्थ होता था काम। ओके, और ये होता था एक संज्ञा। कर्म पहले एक संज्ञा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ठ शब्द लगा के कर्मठ बना दिया, अब कर्मठ बन चुका है एक विशेषण। कर्मठ क्या बन चुका है? एक विशेषण, एक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एक गुणवाचक विशेषण। तो ये ध्यान रखेंगे, कर्मठ क्या है? गुणवाचक विशेषण है और ये ठ प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसमें आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुबह कौन सा, सुबह शब्द का कौन सा विलोम होता है? देखिए सुबह का इजीली विलोम आपको शाम दिखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में शाम ही नहीं है। अब क्या करेंगे? तो शाम नहीं है तो शाम से शाम का पर्यायवाची शब्द यूज करेंगे। तो शाम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संध्या। वैसे संध्या भी जो है आपको पता होना चाहिए कि संध्या एक्चुअल में जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, विलोम शब्द राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो संध्या जो है प्रभात का होता है एक्चुअल, लेकिन जब आपको वो नहीं मिलेगा तो उससे मिलते जुलते शब्दों के साथ आपको जाना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर नहीं है तो ठीक है, तो सुबह का विलोम क्या हो जाएगा? शाम। और संध्या के लिए सुबह का जो विलोम शब्द प्रयोग होता है वो होता है प्रभात। ओके, यहां पर अगर हम देखें, एक चीज आपको बता दूं कि सुबह का तो संध्या या शाम हो ही गया। दिन और रात आपस में विलोम शब्द हैं। ठीक है, और अंधेरे का उजाला आपस में विलोम शब्द है। ठीक है, और संध्या के लिए क्या होता है? प्रभात या सुबह। ओके, और सुबह के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सुबह जो है, ये सुबह शब्द आ गया है तो यहां पे मैं एक थोड़ा सा आपको क्या संज्ञा के बारे में जानकारी दे दूं कि सुबह जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। जब सिर्फ सुबह आए, जब सिर्फ सुबह आए। लेकिन जब आप बोलते हैं कि फलाने तारीख के सुबह को मैं फलाने जगह जा रहा हूं, जैसे 26 जनवरी की सुबह को मैं झंडा फहराने के लिए मेरे स्कूल में जाऊंगा, तो यहां पर जो 26 जनवरी की सुबह आएगी वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो फिक्स है। ओके, तो ध्यान रखना है कि अगर अकेला सुबह आता है तो या रात आएगा या दिन आएगा तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अकेला सुबह भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन अगर हम उसको किसी तारीख से, किसी स्पेसिफाइड डेट से उसको हम कनेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, ध्यान रखना है इन चीजों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, सरस्वती किसकी देवी है? सरस्वती किसकी देवी है? हम सब ने पढ़ा हुआ है बचपन से ही, सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मैं थोड़ा सा आपको और कुछ एक्सप्लेन कर दूं। शक्ति की देवी किसको कहा जाता है? दुर्गा माता को। ठीक है, धन की देवी लक्ष्मी माता को, और युद्ध के देवता कहा जाता है कार्तिकेय को। कार्तिकेय भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र। ठीक है, ये सेना देवताओं के क्या है? सेनापति हैं, और इन्हें युद्ध का देवता भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। निर्भर शब्द का अर्थ क्या है? निर्भर शब्द, निर्भर शब्द का जो अर्थ है, ये अर्थ है क्या है? आश्रित। आश्रित। लेकिन यहाँ पे निर्भर शब्द के बारे में सिर्फ अगर आश्रित जान लेंगे तो फिर क्या फायदा? ये तो ज्यादातर लोगों को पता होता है। थोड़ा सा मैं आपको निर्भर शब्द के बारे में बता देता हूं। देखिए निर्भर शब्द जो है कैसे बना है। निर्भर शब्द सबसे पहले तो जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञा है। निर्भर शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। और यहां पे निह जोर भार से ये बना हुआ है, निह जोर भार। ठीक है, और इसीलिए ये संधि के तौर पे आ रहा है। तो ये क्या है? एक
विसर्ग संधि है, विसर्ग, यहाँ पे 2 विसर्ग भी लगे हुए हैं, ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे 2 विसर्ग लगे हुए हैं। ओके, तो ये क्या है, और उसके आगे अगर देखेंगे हम तो इसमें एक उपसर्ग भी लगा हुआ है, जो नी है ये उपसर्ग है, ये निर उपसर्ग है, जिसमें र आधा होता है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नी, और ये र, और ये र में ये रेप लगा हुआ है, तो ये निर है। तो ये क्या है, एक निर्भर जो है, एक इसका आश्रित, तो इसका आंसर है ही, लेकिन ये एक विसर्ग संधि में, अगर इसको तोड़ेंगे हम तो ये विसर्ग संधि में आएगा। ठीक है, और ये क्या है, एक उपसर्ग भी इसमें लगा हुआ है, निर। अब जैसे प्रत्यय होता है वैसे ही उपसर्ग होता है। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय तो वो होता है जो वह शब्दांश जो क्या है कि किसी शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ चेंज करें, और उपसर्ग होता है जो किसी के शुरू में लग के, किसी शब्द के शुरू में लग के उसका पूरा का पूरा अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे निर जो प्लस भार, नी प्लस भार, भार का मतलब क्या हुआ, वजन। ठीक है, लेकिन जब नी उसके आगे लगा दिए तो उसका अर्थ हो गया किसी पे भी, ठीक है, किसी पे आश्रित हो जाना, भार नहीं, यहां पे आश्रित होने का अर्थ हो गया। ओके, चलिए यहां पे ये समझ में आ गया, निर्भर क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीरता, वीरता का संधि विच्छेद क्या होगा, वीरता का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वीरता के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वीरता जो है वो संधि विच्छेद, तो वीर जोड़ ता है। ठीक है, संधि विच्छेद यहाँ पे बस इतना सा आ रहा है कि वीर में ता प्रत्यय लगा हुआ है, वीर में ये जो ता है ये एक प्रत्यय है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, और वीर का अर्थ क्या होता है, साहस है, ताकतवर, वो वीर है, लेकिन वीरता का अर्थ क्या हो गया, उसकी साहस या बहादुरी, उसका एक क्या है, उसके भाव से पता चलने लगेगा। तो पहले सबसे पहले वीरता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या है, बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या है, सीधी सी बात है, लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है लाभ उठाना। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ लीजिए कि ये कैसा वाक्य है, तो ये एक रूपकात्मक विशेषणात्मक वाक्य है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले तो आपको याद रखना है, रूपकात्मक और विशेषणात्मक वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। राजा ने सभा में निर्णय सुनाया, राजा ने सभा में निर्णय सुनाया शब्द, वाक्य में सभा शब्द का प्रयोग कैसा है, वाक्य में सभा शब्द का प्रयोग कैसा है। तो ये आपको प्रयोग कैसा है, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, एक सरल वाक्य है। सभा क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण। यहाँ पूरा का पूरा में जो शब्द है, मतलब सिर्फ सभा क्यों, आपको राजा पूछ सकता है, निर्णय पूछ सकता है, सुनाना पूछ सकता है, तो मैं पूरा ही आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक सरल वाक्य है जिसमें कर्म पर कोई बल नहीं पड़ रहा है, कर्म पर कोई बल नहीं पड़ रहा, और कर्ता ही प्रमुख है, मतलब कर्ता यानी कि राजा, राजा ही क्या है, प्रमुख है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे राजा, सबसे पहले तो मैं राजा के ऊपर आ जाता हूं। राजा क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, ऊपर से एक पुल्लिंग है, और वचन में देखा जाए तो ये एक वचन है। ठीक है, और ये कर्ता कारक है। ठीक है, दूसरा आ गया सभा, तो सभा भी एक संज्ञा ही है, सभा भी एक संज्ञा ही है, ये एक समूहवाचक संज्ञा है। वहीं आप राजा के बारे में देखेंगे तो राजा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है और एक जातिवाचक संज्ञा भी है। ठीक है, इसमें ये जो है, क्योंकि एक पर्सनल राजा के बारे में हो रहा है, बात हो रही है, क्योंकि एक ही राजा के बारे में बात हो रही है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे फलाने देश का राजा, या फिर आज के समय में प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट, तो वो क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तब जब हम किसी देश के प्रेसिडेंट की बात करेंगे या किसी स्पेसिफिक प्रेसिडेंट की बात करेंगे कि एक प्रेसिडेंट ने ये फैसला सुनाया, तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि हर एक देश में एक प्रेसिडेंट होता है, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम हर देश की बात कर रहे हैं। या फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है, तो इस जगह पे वो एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या गया है, वो है तत्सम। ठीक है, और कुछ चेंजेस के साथ जो आए हैं वो हैं तद्भव, जो कुछ चेंजेस के साथ हमने लिए हैं वो होते हैं तद्भव। इसके अलावा देशज और विदेशज भी होते हैं, जो अपने देसी भाषा के शब्द और कुछ विदेशी भाषा से उसमें कुछ चेंजेस आए हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, खाना, खाना शब्द को एज इट इज संस्कृत में भक्षण बोला जाता है। ठीक है, भक्षण जो है वो संस्कृत में कहा जाता है। बाकी भोजन भी कई जगह पे संस्कृत में यूज होता है, लेकिन एक्चुअल जो प्रो संस्कृत है उसमें भक्षण का ही ज़्यादातर यूज मिलेगा आपको। ठीक है, तो भक्षण जो है वो खाने शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। खाना यहाँ पे क्रिया वाला खाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसमें आपको इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो इसमें मतलब ऐसा है जहाँ कोई भी कानून ना हो, जंगल राज हो। जैसे कि गलत काम हर जगह हो रहा है। आपने कहावत तो एक सुनी ही होगी, इसमें एक कहानी बहुत पॉपुलर है इसमें। चलिए अगर आप कमेंट करेंगे तो किसी वीडियो में मैं आपको वो कहानी भी सुना दूंगा। चलिए नेक्स्ट आता है 12th क्वेश्चन। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकार में अधि उपसर्ग है। अधि प्लस कार क्या हो गया, अधिकार। चलिए नेक्स्ट आएंगे
सूर्य शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के तौर पे आता है और मैं आपको इस पे पूरा का पूरा एक सेट भी दे दूंगा अगर आप मेरे को कहेंगे तो। फिलहाल यहाँ पे आंसर की बात करें तो सूर्य जो है एक पुल्लिंग है, सूर्य जो है एक पुल्लिंग है। सूर्य ही नहीं, सूर्य के अलावा चांद, तारा भी क्या है, पुल्लिंग ही होता है। ठीक है, उसके अलावा मौसम पुल्लिंग होता है, देश पुल्लिंग होता है, दूध पुल्लिंग होता है, समय पुल्लिंग होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, वहीं कुछ स्त्रीलिंग भी हैं, जैसे रात, रात क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, हवा स्त्रीलिंग है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मतलब बहुत सारे हैं, मोर देन 100+ ऐसे शब्द हैं जो जिसका लिंग आपको बहुत कंफ्यूज करेगा ये कौन सा है। तो अगर आपको इस पर एक सेपरेटेड वीडियो चाहिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक सेट, एक वीडियो या फिर वो सारे शब्द मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, आप बस कमेंट में बता दीजिए मुझे। चलिए, यहाँ पे आप समझ गए कि ये सूर्य क्या है, सूर्य एक पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, वृक्ष शब्द का बहुवचन क्या होगा। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वृक्ष का बहुवचन वृक्ष ही होता है। ठीक है, वृक्ष का बहुवचन वृक्ष। ये एक अपवर्तनीय शब्द है। क्या है, एक अपवर्तनीय शब्द वृक्ष, यानी कि जैसे का तैसा, यानी कि इसका बहुवचन वही होगा जो ये है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही तौर पे आते हैं, जैसे फल, फल हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, धन हो गया, ज्ञान हो गया, शत्रु, मित्र, छात्र, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, कई बार अब यहाँ पे मैं, अगर आपको हो सकता है ऐसा हो कि मैं मित्र बोल रहा हूँ, आपने कई बहुत जगह मित्रों सुना हुआ है, शत्रु की जगह शत्रुओं सुना हुआ है। ठीक है, छात्र की जगह छात्रों में सुना हुआ है। ठीक है, हम ये बोल चाल की भाषा में स्थानीय प्रयोग में करते हैं, जिसको हम कहते हैं अपभ्रंश भाषा। ठीक है, लेकिन रियल में क्या है, ये हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अपभ्रंश जो है वो हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपको कहीं भी मित्र का मित्रों, उसके कई मित्र हैं, उसके कई मित्रों नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, वो बोलचाल की भाषा में है। ठीक है, मेरे बहुत सारे मित्रों हैं, कभी आपने बोला है क्या ऐसा? मेरे पास बहुत सारे फल हैं, नहीं। लेकिन वही मेरे पास बहुत सारी रातें हैं, मैं ऐसा प्रयोग हो रहा है ना, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। मैं यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रयोग में आ रहा है। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि कौन से शब्द, अगर इस पे भी आपको चाहिए तो एक वीडियो में इस पे भी आपको दूंगा। ठीक है, बहुत सारे उसमें जितने भी वर्ड्स जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब के सब मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, मुझे खाना खाना है, बस सिंपल सा है, कोई इसमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, निर्जन शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो निर्जन शब्द का सही अर्थ क्या होता है, सुनसान। निर्जन शब्द का सही अर्थ है सुनसान। अब निर्जन क्या है, निर्जन के बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं आपको। निर्जन एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक तत्सम शब्द भी है, क्योंकि इसे, और कौन सा तत्सम है, तो तत्सम विशेषण है। ठीक है, पूरा मैं सब कुछ बता देता हूं आपको कि तत्सम क्या है, एक विशेषण है। ओके, साथ ही साथ गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, सॉरी, निर्जन जो है एक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, उपसर्ग इसमें नी लगा हुआ है, नी उपसर्ग के साथ चल रहा है ये निर उपसर्ग। ठीक है, निह जोर जन, निर्जन। ये तत्सम शब्द है क्योंकि इसको संस्कृत से एज इट इज लिया गया है। कौन सा तत्सम है, तो तत्सम विशेषण है, ये तत्सम विशेषण, विशेषण तत्सम है। ओके, चलिए, काफी चीजें क्लियर हुई होंगी इसमें। जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है, जल्दी जल्दी है एक विशेषण, क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण अलग है, क्रिया विशेषण अलग है। विशेषण अलग होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं। जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण एक अलग इसका है। मैं सब कुछ बताऊंगा, क्रिया, संग, विशेषण, क्रिया समास सबके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, यू डोंट वरी। ठीक है, अब विशेष क्रिया विशेषण में कौन सा है, तो ये रीतिवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर अंग्रेजी में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चालाक लोमड़ी। इसमें चालाक कौन सा शब्द है, तो चालाक क्या है, चालाक एक विशेषण है। चालाक एक विशेषण है। जब संज्ञा की विशेषता बताने की बात आएगी तो विशेषण, जब क्रिया की विशेषता बताने की बात आएगी तो क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये क्या है, एक विशेषण है। वहीं लोमड़ी क्या है, लोमड़ी है एक संज्ञा, लोमड़ी है एक संज्ञा। जब तो ये चालाक, चालाक जो है एक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण। साथ ही साथ एक प्राणीवाचक संज्ञा है, एक प्राणीवाचक संज्ञा है, और लोमड़ी एक स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे आप। तो वहीं चालाक क्या है, चालाक एक विशेषण है और ये एक गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण। कवि शब्द में कौन सा लिंग है, कवि शब्द क्या है, कवि शब्द क्या है, कवि शब्द है पुल्लिंग। ठीक है, आजकल कई जगह पे, ठीक है, कवि, और इसका स्त्रीलिंग तो कवियत्री होता है, कवियत्री। लेकिन आजकल कई लोग कवि को ही सिंगल शब्द के तौर पे मानते हैं कि खुद को कवि कहते हैं, लेकिन नहीं, महिला अगर कोई कवि है तो वो कवियत्री होंगी, कवि नहीं होंगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं,
हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का, निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा? निर्मल शब्द का विलोम जो होता है वो होता है मलिन। मलिन। निर्मल जो है क्या है? एक विशेषण है। निर्मल क्या है? एक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। किसी का गुण बता रहा है कि यह सामान बहुत निर्मल है, ठीक है, यह जगह बहुत निर्मल है, गंगा का पानी निर्मल है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के साथ होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे गंगा नदी निर्मल है, इसका ईमान बहुत निर्मल है, ठीक है, दोनों के साथ होता है। साथ ही साथ इसको दोनों ही वचन में भी यूज किया जाता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में ही, दोनों ही एक साथ इसका प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको PDF के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक कमेंट बॉक्स में। और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।